अब बचा कुचा जीवन जो है ना वो मैं स्वदेशी की और साइकिल की यात्रा पर, जब तक ये शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, ये साइकिल और ये यात्रा जारी रही। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना वो इतना व्याप्त है, अगर इसके खिलाफ नहीं लड़ा गया तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। बताओ 7 साल के दौरान 1,05,144 किलोमीटर कल यहाँ पूरा हुआ है। सभी साथियों को वंदे मातरम। आज इस वीडियो के माध्यम से मिलाने जा रहा हूं राजीव भाई के एक ऐसे फॉलोवर के साथ जो एक अनोखी भारत यात्रा पर निकले हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, कितनी दूर तक अभी तक इन्होंने यात्रा कर ली है, कितनी दूर जाएंगे, वो सारी चीजें इनसे जानेंगे। उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए इनकी जो सवारी है साइकिल जिससे ये यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राजीव भाई का फोटो है, लिखा है अपना देश, अपनी भाषा, अपनी देसी गाय, अपनी संस्कृति, अपने विचारों पर गर्व करना सीखिए, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र बचाओ। ये बहुत ही शानदार इन्होंने पहल लेकर के निकले हैं। मैं चाहूंगा पूरी साइकिल को एक बार चारों तरफ से दिखा दें। तो यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है जहाँ पर देशभक्ति के गाने चलते रहते हैं जब यात्रा कर रहे हैं। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी देखिए कुछ सामान है, यहाँ पर बैटरी रखी हुई है। और ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही सुंदर सी बना रखी है इन्होंने अपनी साइकिल, लेकिन इस साइकिल से ज्यादा सुंदर है इनका उद्देश्य है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन्हीं के मुंह से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और बड़ा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला। आपको 1-2 बार मैंने वीडियो में देखा कि आप जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं। आप जरा थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, और साथ ही साथ बताइए कि इस यात्रा का पहले उद्देश्य क्या है। जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मेरे पिताजी ने राजीव दीक्षित को सुना था जी। मैं 2011 में अन्ना जी ने आंदोलन किया था, 16 अगस्त 2011 को, तो उस आंदोलन में मैं गया था। वहाँ पर एक सरदार जी ने मेरे को राजीव भाई की एक सीडी दी थी सुनने के लिए। अच्छा। तो वो मैंने घर पर ला करके जब उसको सीडी को सुनना शुरू किया तो मेरे पिताजी भी सुनते थे। तो मेरे पिताजी ने मेरे से ज्यादा सुना पिछले 2-3 साल के दौरान। तो एक दिन मेरे पिताजी ने फिर मेरे को बोला था कि भाई राजीव दीक्षित के जो विचार है ना, इनको गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए कोई जतन करो। इस तरह की मेरे और मेरे पिताजी के बीच बातचीत शुरू हुई। और ये बात शुरुआत में होते होते फिर उन्होंने मेरे को ये कहा था कि बेटा बचा कुचा जीवन जो है ना वो राजीव दीक्षित के विचारों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए तो एक साइकिल उठा ले और लेके निकल पाए। तो मैंने पूछा था उनसे कि भाई इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए तो राजीव दीक्षित जितना ज्ञान तो मेरे अंदर है नहीं, तो मैं कैसे लोगों से समाज के बीच में बात करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि राजीव भाई का ज्ञान जो है ना उसको तू लोगों के सामने बताने की कोशिश करो कि राजीव दीक्षित क्या थे, और राजीव दीक्षित जैसी परिस्थितियां इस देश में चाहते थे ना, उन परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए तुम स्वदेशी का प्रचार प्रसार करो। तो फिर 7-8 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो फिर मैंने उनके एक मान करके चलता हूँ मैं कि भाई पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए भी और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैंने फिर ये निश्चय कर लिया कि अब बचा कुचा जीवन जो है ना वो मैं स्वदेशी की और साइकिल की यात्रा पर, जब तक ये शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, ये साइकिल और ये यात्रा जारी रही। तो ये कहाँ से आपने यात्रा शुरू की? कौन से देखिए यात्रा तो राजीव दीक्षित को सुनने का ही है सारा। कौन से स्थान से आपने, कौन से स्थान से शुरू की? चरखी दादरी से ही शुरुआत की थी। झिंझर गांव का नाम है चरखी दादरी जिले में। तो मैं घर से ही पहले दिल्ली गया था, और फिर दिल्ली के बाद में एक बार मैं इधर पाकिस्तान की सीमा पर गया था। अच्छा। और फिर वहां से विश्वास बढ़ गया, और फिर तो मैंने फिर जबलपुर क्या, दिल्ली क्या, फिर तो ये है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर बिहार है, बंगाल है, आसाम है, नेपाल भी मैं गया हूँ। और ऐसा करते करते पिछले 7 साल के दौरान 1,05,144 किलोमीटर कल यहाँ पूरा हुआ है। अच्छा। यहाँ कुमरसा एक मैं डायरी मेंटेन करता हूँ रोजाना, जहाँ से जहाँ जाता हूँ वो लिखता हूँ। और इसके पीछे का सीधा सा मकसद ये है कि भाई अपने को जो अंग्रेजों की गुलामी से जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान। ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेजों ने ऐसे थाल में सजा करके और अपने को ये आज़ादी भेंट कर रखी हो। इस आज़ादी के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर। आज दुख और तकलीफ होती है थोड़ी ये बात कहते हुए कि इन लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक को भी आज कोई पूछने वाला नहीं। तो हम तो घूम करके इस देश में एक मुहिम चलाना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। बिल्कुल। तो जब तक शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं जाएगा, मेरी तो ये साइकिल और ये यात्रा जारी रहेगी। मैं तो अपने पिता से भी वचन दे चुका हूँ, और आज मैं समझता हूँ इस देश के लिए जरूरत है।
इस तरह से निकल पड़ने की, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना वो इतना व्याप्त है, अगर इसके खिलाफ नहीं लड़ा गया तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास बचाव का। लड़ना ही एकमात्र उद्देश्य है। और हमें जो है, मैं तो कहता हूँ शहीदों ने जो हमें रास्ता दिखाया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो स्वदेशी का ही मार्ग है। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा। तो मैं तो देश भर में घूम करके ये स्वदेशी के प्रचार की बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करें। तो ये आज़ादी बेशकीमती है। मैं तो कहता हूँ शहीदों की शहादत तब तक बेकार है, तब तक उनको हम कोई सार्थकता नहीं दे पाते, जब तक कि उनका कोई भी एक उद्देश्य अधूरा बचा हुआ है। शहीदों ने जैसा सपना संजोया था इस भारत का, वैसा भारत अपने को बनाना। उसके लिए 1 जन्म लगे तो हम लगाएंगे, 10 जन्म लेने पड़े तो हम लगा देंगे, 100 जन्म लेने पड़े तो लगा देंगे, लेकिन शहीदों के सपनों का भारत बना के ही रहेंगे। ये हमारा मतलब कहने का यही है कि ये सिर्फ इच्छा नहीं है, ये जिद्द है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और शहीदों के सपनों का भारत बनाना हमारी चाहत है। हम तो ना किसी से नोट मांगते, हम ना किसी से वोट मांगते। हमारी चाहत शहीदों के सपनों का भारत जब तक बन नहीं जाएगा, हम रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं। तो अमर रहे। हाँ, मेरी तो अंदर में पूछे तो भीतर में है ना एक आग लगी हुई, और आग इसी बात की लगी हुई है कि क्या इसी दिन के लिए इन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान किया कि इस देश में जो भी तमाशा होता रहे हम खुली आंख से देखते? नहीं, उन्होंने कुछ हमारे लिए सोचा था, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके मन में कुछ था कि भाई अगर इन शहीदों को अगर एक बात मालूम होती ना कि ये देश ऐसे निकम्मे लोगों के हाथों में जाने वाला है, तो शायद वो अपना बलिदान नहीं देते। और आज के भारत को देख करके तो मैं तो मानता हूं, अगर वो कहीं से आ जाएं, भगवान की कोई कृपा हो और वो आकर के देखें कि चलो हम देखते हैं अपने उस देश को जिसको हम आजाद करा के लाए थे, उस देश का क्या हाल है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आज के भारत को देख के ना आत्महत्या कर लेना पसंद करते। तो हमें उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है, तो शहीदों के सपनों का अगर देश बनाना है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से, मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आज अपने देश में कोई गरीबी है, कोई भुखमरी है, तो मेरा मानना यही है कि ये शहीदों को भूलने की सजा भुगत रहा है। आज भी अगर हम शहीदों के बताए हुए रास्ते पर चलें, स्वदेशी के मार्ग पर चलें, तो आज भी मैं दावे के साथ ये इस बात का कह सकता हूं कि आज अपना देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बब्बर शेर बन सकता है। और वो बहुत ज़्यादा लंबा समय इसके लिए नहीं लगेगा। स्वदेशी का जैसे ही पालन हम स्वदेशी भाव से, स्वदेशी भावना से ही फिर से भारत जो है ना विश्व गुरु बन सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने, मैं चाहता हूँ जैसे नेपाल जापान के लोगों में है ना जैसे नेशनलिटी की भावना, उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो लोगों में, कैसे भी करने पड़े उसके लिए हमें जो भी जतन करना पड़े वो करना। बिल्कुल। तो मैं तो अपने पिछले 7-8 साल से घूम रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को एक सिद्धांत दिया था इस काम के लिए। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे खर्चे पानी की बात की ना कि भाई कहाँ से तेरा खर्च चलेगा, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि भाई ना खोजो और ना बचो, जो आदर से मिलता है वो सब। तो मैं तो पिछले 7-8 साल से किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई है। समाज के सारे लोग हैं, दानवीरों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ा सुख सुविधाओं को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा। बाकी दानवीरों की कोई कमी नहीं है इस देश में। मेरे को तो कहीं पैसे की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल कहीं पर। अच्छा, तो ये 7-8 साल से लगातार अब आपको बहुत बड़ा अनुभव भी हुआ है, जैसे गांव-गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, अभी तक लोगों का जो आपके प्रति परिणाम है या देखने का या समझने का नजरिया, लोग किस हिसाब से आपका जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, उन पर क्या प्रभाव अभी तक पड़ा है आपकी इस यात्रा का? कुछ रास्ते में चाहे गांव से गुजरे हो चाहे किसी शहर से गुजरे हो, लोगों का क्या रिएक्शन या क्या प्रतिक्रिया होती है, वो अगर हमारे साथ साझा करना चाहें। देखिए, मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ ना, भावनात्मक रूप से तो पूरे देश के लोग अपने साथ जी, बहुत अच्छा काम, वो इस काम के लिए बात करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आपको बार बार सैल्यूट करने का मन करता है, आपको हम आर्थिक मदद करना चाहते हैं, हर महीने आपको मदद करना चाहते हैं, और आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, राजीव दीक्षित के बारे में थोड़ा बताइए, हम उनको सुनते भी हैं। तो अच्छा सारा कुछ है। मैं तो जो देख रहा हूँ ना, वो लोगों के बीच में है ना नेतृत्व की थोड़ी गड़बड़ हो। इस देश के लोगों की मेहनत में, इन लोगों के परिश्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। नेतृत्व जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से या तो बिक जाता है या किसी ना रूप से उसको हाईजैक कर लिया जाता है। तो ये थोड़ी एक गड़बड़ है। अभी कुछ कार्यकर्ताओं में है ना थोड़ी दिक्कत है इस बात को लेकर, क्योंकि वो समन्वय बना करके काम, जबकि हमें जरूरत है एक मजबूत संगठन की, और संगठन में जैसा अनुशासन चाहिए अभी उतना अनुशासन का पालन अभी हो नहीं रहा।
अभी ज्यादातर लोगों में दिक्कत ये है कि वो श्रेय किसको मिलेगा, इस बात को लेकर के ज्यादा लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार ये सारे मन मुटाव दूर करके और हमें सबको मिल करके एक मंच पे आना चाहिए और एक विचार के साथ, जैसे ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी नेता इकट्ठे हो रखे हैं, उसी तरह से अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर तो इनको हराने के लिए हमें कोई ज्यादा जतन नहीं करना पड़े, बस संगठित होना है, अनुशासित होना है। तो मैं तो बस यही निवेदन करता हूँ देश भर में घूम के कि भाई शहीदों के बताए हुए रास्ते का ज्यादा से ज्यादा हम स्वदेशी का अगर पालन करें तो बहुत अच्छा हमारा देश बन सकता है। जैसा शहीदों ने इसका सपना संजोया था वो सपना पूरा हो जी। तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, इसी चाहत के साथ में मैं तो घूम करके ये संदेश हूँ और आखिरी सांस तक ये भाई साइकिल चलेगी, अपने से जितना मिलेगा जो बनेगा वो हम करेंगे। अब मैं तो ये नहीं कहता कि भाई कितने लोग इससे प्रेरणा लेंगे, कौन प्रभावित होगा कौन नहीं प्रभावित होगा, लेकिन अपने को ये पसंद है और अपने को ये काम करना जी। हम तो ये अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित को आदर्श मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अब यही है। मैंने कहा चलो भाई राजीव दीक्षित को भी देश के हाल दिखा देते हैं। तो एक काल्पनिक बात हुई है, राजीव भाई ने कहा कि भाई चलो मेरे को भी दिखा दो देश का हाल, तो मैंने कहा चल भाई देख लो अब आप। तो उनकी ये कृपा रहती है, मेरे ऊपर आने वाली कोई भी बाधा है तो उसको ये हर लेते हैं और मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी का उत्साह प्रवाह बन जाता है। जब इनका नाम लेता हूँ तो सारी समस्याएं एकदम से काफूर हो जाती हैं, सारी थकान दूर होती है। तो इन्हीं की कोई कृपा है, तो इन्हीं का अपना सारा ये कर करके और अपना तो बचा कुचा जीवन इसी के लिए है। और देश भर में मैं तो लोगों से कहता हूँ कि राजीव भाई जैसे तपस्वी महापुरुषों ने जो जिस मकसद के लिए इतनी मेहनत की, हम सबको मिल करके और उनकी शहादत को मतलब हम जाया नहीं जाने देंगे, उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे और उसको हम कोई ना कोई सार्थकता देंगे और शहीदों के सपनों का भारत बनाने का लगातार प्रयास करेंगे। लगातार प्रयास के सामने तो कुछ भी नहीं टिक सकता। तो यही है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कितने अद्भुत कार्य कर रहे हैं हमारे भाई जी, और बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे भी इनसे मिलने का मौका मिला। और इस समय जो हम मौजूद हैं जिला बिजनौर में सैदपुर में एक विवाह का समारोह है, जहां पर एक स्वदेशी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। तो मैं मिलवाना चाहूँगा और भी साथी हैं, और जैसा कि अभी हमारे इन साथी से मिले गोविंद भैया को भी आप जानते हैं और देखने हमारे चैनल पर। मैं चाहूँगा कि दो शब्द पहले तो आज शिविर के बारे में थोड़ा सा बताएं और भैया जी के बारे में आप भी कुछ शब्द जरूर बताएं, क्योंकि मंजिल एक ही है, रास्ते दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राजीव भाई के जिस तरह से विचारधारा को आप भी बढ़ा रहे हैं, ऐसी भैया जी बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम। आप सभी को सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर और भाई राजीव दीक्षित जी की ऐसी कृपा बनी हम पर कि हमें इस कार्य को करने के लिए लगन लग गई और निरंतर करने की, जैसा भैया ने कहा कि लगातार करने वालों का कभी हार नहीं होता, तो हम प्रयासरत हैं। और ये जो हमारा एक प्रयास था कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में, विवाह समारोह में, सामाजिक समारोह में चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया जाए, तो ऐसे कई आयोजन हो चुके हैं। पहला आयोजन मैं कभी नहीं भूल सकता, वो हमारा 20 दिसंबर 2021 को आनंद, गुजरात के आनंद में हुआ था। और आज लगभग 20 या 22-23 ऐसे शिविर हो चुके हैं। लेकिन इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विवाह समारोह कम राजीवादियों का मेला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दूल्हा भी राजीवादी और दुल्हन भी राजीवादी और बाराती और सराती भी राजीवादी। तो इसका आनंद ही अलग है। आपने देखा होगा पीछे, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े भाई से मेरे को 2-3 बार पहले भी मुलाकात हो पाई है, लेकिन आज इनके बारे में विशेष रूप से और जानकारी मिली, उसके लिए भी सुमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ जानकारी। मैं चाहता हूँ कि एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए, क्योंकि आप हमारे बड़े बुजुर्ग समान हैं। और तस्वीर फोगाट मेरा नाम है। तस्वीर फोगाट, ये सबसे नीचे इस पे लिखा है जी। और आप हमें आशीर्वाद दें कि हम जैसे बच्चे इस कार्य को करते रहें, क्योंकि आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं गोविंद भाई आप सभी की तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई जैसे अगर कोई भाई बंधु आपके जैसे सहयोग करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो डिटेल है वो अगर साझा कर दें, तो शायद हो सकता है कि कोई भाई बंधु आपकी जाने अनजाने, परमात्मा ना जाने कब किसके बाद, आपने कहा था अनवीरों की कमी नहीं है। हाँ। तो कोई ना कोई देखिए गोविंद भाई, मैं बताऊं कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं जी, और मैं खुलवाऊंगा भी जी। ये मेरा एक है अपना जी जी। बहुत सारे लोग हैं मेरे को कहते हैं कि यार हम आपको हर महीने मदद करना चाहते हैं, आप अपना खाता नंबर बताओ। मैंने कहा भाई मेरा कोई खाता नंबर नहीं है, ना मैं खाता खुलवाऊंगा। जी जी। हाँ, मेरे को अगर आपको कोई मदद करने का मन करता है तो भाई कर सकते हो, लेकिन आमने सामने होगी। जी जी। मैं ज्यादा चक्रों में पड़ता नहीं हूँ। मैं
बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इन भ्रष्टाचारी नेताओं की चालबाजियों को समझता हूँ और इनकी नाक में नकेल कसने के लिए मेरे तरीके से ये रूप बनाना पड़ेगा। ठीक तो है। मैं तो इसी तैयारी के साथ में लगा हुआ हूँ। जी जी हमरे को दौलत का और शोहरत का कोई चक्कर है नहीं जीवन में। जी। हम तो अपने पिताजी का और लाखों लाखों क्रांतिकारियों का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं देखिए एक चीज सोचता हूँ समाधान के बारे में, 1 ही मिनट पूरी कर देता हूँ। जैसे मैं रामायण देखता हूँ भैया, जी तो उसमें मैं देखता हूँ जैसे लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी ना, तो राम जी की जो हालत थी ना वो देखने वाली थी जी उस समय में। आज वैसी ही हालत मैं समझता हूँ अपने देश की, जैसे उस समय श्री राम की हालत थी लक्ष्मण की मूर्छा होने पर। तो हनुमान जी का और श्री राम का एक संवाद है। तो राम कह रहे हैं हनुमान जी से कि भाई पृथ्वी के दूसरे छोर से एक रात में कैसे वो बूटी आएगी। तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, उसका जवाब क्या दे रहे हैं कि कर्मवीर सोचते नहीं, कर्मरत हो जाते। तो कोई भी समस्या जो है मुझे आज देश के बारे में यही है कि हम क्रांतिकारी हैं, हम कर्मवीर हैं, तो हमें सोचना नहीं, हमें कर्मरत हो जाना है। जी। अगर हम कर्मरत हो जाएंगे तो जिस कर्म पे चल रहे हैं उस काम को पूरा करके छोड़ेंगे। जी तो आज हमें ज्यादा जरूरत है, हमें जो है ना सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए। जी हमें राजनीति की नहीं, हमें क्रांति की बात करनी चाहिए। जी हमें मोदी की नहीं, हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए। जी मैं तो इस तरीके की बात करता हूँ भाई, सारे की सारी। मैं आप सभी से विनती करता हूं ग्लोबी न्यूज के माध्यम से, और खुद गोविंद भाई अपनी तरफ से भी विनती करता हूं कि जब भी फोगाट भाई जी आपके रास्ते से गुजर रहे हो तो इन्हें नमन भी करें और सहयोग भी दें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।